नमस्कार दोस्तों। आज का नया टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम इसका बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम से संबंधित होगा, आपकी नॉलेज से संबंधित होगा। तो हम इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। आप कृपया हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और बने रहें, ठीक है। चैनल हमारा वही पुराना, स्टडी विद इंट्रोवर्ट, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट एंड फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम DBMS के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले DBMS होता क्या है? तो डेटाबेस होता क्या है? अ डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। मतलब डेटाबेस संबंधित डाटा का एक संग्रह है जिसे व्यवस्थित तरीके से संग्रहित किया जाता है। मतलब डेटा को संग्रहित करने का एक तरीका होता है जिससे क्या होता है, डेटा हमारा व्यवस्थित तरीके से संग्रहित होता है। इट अलाउज टू इजी स्टोरेज, रिट्राइवल एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा। यह डेटा के संग्रहण, पुनः प्राप्ति और प्रबंधन को आसान बनाता है। क्या करते हैं हम कि कोई भी डेटा हम जो है अपने डिवाइस में स्टोर करते हैं, तो उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा अच्छे से, ठीक है। पुनर्प्राप्ति, अगर बाई चांस वो डेटा लॉस हो जाता है तो उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और प्रबंधन को आसान बनाता है DBMS, ठीक है। प्रबंधन यानी मैनेज करता है, ठीक है। DBMS होता क्या है? DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच इज़ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स मैनेज डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को प्रबंधित करने में मदद करता है, मतलब मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। डेटाबेस में डेटा को परिभाषित, निर्माण, प्रबंधन और संचालित करने की अनुमति देता है उपयोगकर्ता, जैसे आप यूज़र हैं, ठीक है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो है DBMS जो है, वो डेटा को परिभाषित करने, मतलब उनको रख रखाव करने में, जैसे हमने क्या करा, कोई भी डेटा, कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में स्टोर करनी है, ठीक है। स्टोर करनी है तो उसका एक फ़ाइल का हम नेम देंगे, ठीक है। फिर उसको रखना कहाँ पे, एक उचित जो है हमें ड्राइव प्रदान की जाती है कंप्यूटर के द्वारा। फिर अगर वो फाइल मतलब कहीं खो जाती है या हमसे डिलीट हो जाती है तो उसको रीस्टोर करने का भी वो है। और क्या है कि हम उसको कैसे संचालित करेंगे, इसकी भी सुविधा हमें मिलती है, जो कि DBMS सिस्टम्स की वजह से हमें मिलती है। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ही ये सब संभव है, ठीक है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस यानी डेटाबेस के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है क्या, रिलेशनल डेटाबेस यानी संबंधात्मक डेटाबेस, ठीक है। दूसरा होता है नॉन रिलेशनल, मतलब एक होता है रिलेशनल और दूसरा होता है नॉन रिलेशनल, ठीक है। तो गैर संबंधात्मक डेटाबेस, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स बताने हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। तो डेटाबेस पहली बात तो क्या करता है कि डेटा सुरक्षा, डेटा सुसंगतता, बैकअप, पुनर्प्राप्ति जैसी सुविधाएं हम बता चुके हैं आपको कि क्या करता है, कि इनको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सुसंगतता प्रदान करता है कि मतलब हम एक फ़ाइल के नेम के आधार पे हम इनको रख सकते हैं। कैसी फ़ाइल कहाँ पे रखनी है, डॉक्यूमेंट हो गई, इमेज हो गई, JPEG हो गई, PDFs हो गए, है ना, या मतलब कोई भी वीडियो है, हमें मतलब उसकी जो है सुसंगता है यार, उनको रखने का लिए जो है तरीका उसको रखना होता है। और अगर हमारी कोई फ़ाइल खो जाती है तो उसका बैकअप मिल जाता है, ठीक है। और बैकअप एंड रिकवरी के लिए भी डेटाबेस ज़रूरी होता है, ठीक है। और क्या करता है ये, इट सपोर्ट्स मल्टी यूज़र्स, है ना। ये मल्टी यूज़र्स वातावरण का समर्थन करता है, जिससे कई करता एक साथ डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। ये और क्या प्रोवाइड करता है कि कई यूज़र्स एक साथ जो है एक ही डेटा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एडवांटेज
एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के हैं, डीबीएमएस के लाभ हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ है डेटा की, मतलब डेटा रिड्यूएंसी इज़ रिड्यूस, मतलब डेटा की पुनरावृत्ति कम हो जाती है। जैसे हमने कोई भी फाइल जो है वो हमने सेव करी, ठीक है, अब हमें याद ही नहीं है वो फाइल हमने सेव करी है ना। अगर हम किसी नाम से नहीं डालेंगे, है ना, तो उससे क्या है कि उसकी पुनरावृत्ति कम हो जाती है। अगर हम एक फ़ाइल हमने सेव करी, कि जैसे हमारी डॉक्यूमेंट फ़ाइल है और वो हमने जो है अपने डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर रखी है, ठीक है, अब हमें वो दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो उसमें नाम हम डाल रखे हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तुरंत हमारे डेटा वहाँ पे मिल जाएगा, तो उससे हम दोबारा डालने से बच जाते हैं। दूसरी क्या है कि डेटा की अखंडता बनाए रखी जाती है। अखंडता यानी इंटीग्रिटी बनी रहती है, ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। दूसरा है कि डेटा की सुरक्षा, कि डेटा की जो आज हम अपने कंप्यूटर में डाल देते हैं, तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि उसकी सुरक्षा करता है कि हमारा डेटा कहीं लीक नहीं हो सकता। जो भी हमने अपने कंप्यूटर में डाला है वो किसी के साथ साझा नहीं हो सकता है। अब क्या है डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। क्या करते हैं इसमें कि हमने जो है डेटाबेस के लिए हम जो है जो उपकरण इसमें आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और महंगे होते हैं, ठीक है। और क्या है दूसरा कि डीबीएमएस सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ ऑपरेट, कि डेटाबेस के माध्यम से हमें जो है जो इनकी जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी जटिल होती है और इन्हें संचालित करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, जिससे जो है हमारा डेटा जो है सिक्योर रह सके, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस के घटक कौन से हैं। सबसे पहले हार्डवेयर में आते हैं, तो हार्डवेयर में आता है फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेस। मतलब हार्डवेयर क्या करता है, इसका डीबीएमएस के जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक उपकरण होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडीज हो गई, है ना, पेन ड्राइव्स हो गई, ये सारे जो हैं किसके लिए होते हैं इस्तेमाल, जो होते हैं हार्डवेयर का नाम होता है इसका, ठीक है, और जो डेटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आता है कि द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है, वह डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को बेस के लिए एक्सेस का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। मतलब हमने जो भी डेटा स्टोर कर रखा है उससे एक्सेस और मैनेज करने का जो जरिया होता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर इसका, ठीक है। अब डीबीएमएस आर्किटेक्चर यानी इसकी वास्तुकला के बारे में समझते हैं कि द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस टिपिकली इंक्लूड्स ट्री लेवल्स, है ना, मतलब 3 लेवल्स में होता है, 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले क्या है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल में क्या होता है कि डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा। मतलब आंतरिक स्तर पे सबसे पहले क्या होता है कि डेटा के भौतिक भंडारण का विवरण जो होता है वो होता है, ठीक है, पहले भौतिक भंडारण हो गया। दूसरा हो गया कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि पूरे डेटाबेस की तार्किक संरचना को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है पूरे डेटाबेस की जो तार्किक संरचना को परिभाषित करता है दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है कि ये परिभाषित करता है कि डेटा को उपयोगकर्ता कैसे देखते हैं, ठीक है, इनको यूज कैसे करना है, देखना कैसे है, वो जो है तीसरा लेवल हो गया। सबसे पहला स्टोर करना, फिर दूसरा क्या है उसकी संरचना देखना, तीसरा जो है यूज़र इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो है आर्किटेक्चर हो गया डीबीएमएस का। नेक्स्ट में आते हैं डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल क्या कहलाता है कि ए डेटाबेस मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा, ठीक है। एक डेटाबेस मॉडल डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए एक प्रकार की तार्किक संरचना होती है। मतलब स्टोर करने के लिए जो है एक प्रकार की तार्किक संरचना को कहते हैं डेटाबेस मॉडल। और ये मॉडल कौन कौन से हैं, सबसे पहला है रिलेशनल मॉडल, मतलब संबंधात्मक मॉडल होता है। दूसरा है
नेटवर्क मॉडल, यानी नेटवर्क से जुड़ा होता है। तीसरा होता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में मतलब एक हायरार्की बनाता है, ठीक है। ये सारे तीनों मॉडल के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है रेशनल मॉडल। रेशनल मॉडल में क्या होता है कि जो इन द रेशनल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब ये देखिए, आप फिगर में हम दिखाया है कि हमने क्या करा कि एक रो में या मतलब कॉलम में हमने डेटा को स्टोर कर रखा है, कि संबंधात्मक जो में मॉडल में डेटा को तालिकाओं में संगठित किया जाता है, जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ईच टेबल रिप्रेजेंट्स वन इंटेंटिटी टाइप, ईच रो इज़ यूनिक रिकॉर्ड। क्या करेंगे हम, कैसे पता लगेगा, है ना, कि इसमें क्या है, प्रत्येक तालिका एक प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक पंक्ति एक अद्वितीय रिकॉर्ड रखती है, जिससे हमें सर्च करने में, देखने में आसानी होती है, ठीक है। मतलब इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कि मतलब हम जो अगर आप इस डेटाबेस का अध्ययन करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रेशनल मॉडल कहते किसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंटेंटिटी, इकाई क्या है, ठीक है। इकाई किसको कहते हैं, तो ए एंटिटी इज़ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन आइडेंटिफाई यूनिकली, ठीक है। एक इकाई एक वास्तविक विश्व वस्तु है जिसे अद्वितीय रूप से पहचाना जा सकता है ना। इसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कार, ETC एटसेट्रा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक अद्वितीय इकाई होती है जिसको हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, जैसे एम्प्लॉय को स्टोर करना है स्टूडेंट को स्टोर करना, मतलब स्टूडेंट रिकॉर्ड रखने हैं, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, कार्स का, मोटरसाइकिल का, है ना, किसी का भी आप रिकॉर्ड रख सकते हैं और एक बेहतर ढंग से रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी, मतलब इकाई के गुण कौन से होते हैं। तो गुण वे विशेषताएं हैं जो किसी इकाई का वर्णन करती हैं, किसी इकाई का वर्णन करती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट का हम मतलब कैसे इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो एंटिटी से हम क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें रखना है, जो कि एक कोई स्टूडेंट है जो कि मतलब बीटेक कर रहा है, BSc कर रहा है ना, उसका हमें प्रेजेंस टीवी दिखानी है। पहले मतलब प्री बोर्ड में जो प्री बोर्ड्स होते हैं उनके मार्क्स कितने आए हैं, प्रैक्टिकल में उसको कैसे हैं, व्यवहार उसका कैसा है, इन सब के बारे में भी हम डेटा स्टोर करते हैं जैसे नेम हो गया, उसकी एज क्या है, पता क्या है, सब कुछ उसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है प्राइमरी की, प्राथमिक कुंजी किसे कहते हैं। तो अ प्राइमरी की इज़ अ फील्ड, है ना, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। एक प्राथमिक कुंजी वह फील्ड है जो किसी तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानती है ना। एक कोई, जैसे हम लोग कोई रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, रिजल्ट देखते हैं जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसमें हम रिजल्ट आता है तो एक टेबल आ जाती है रोल नंबर्स की, ठीक है। इसमें एक रोल नंबर जो है विशेष ढंग से, मतलब विशेष ढंग से एक रखे हुए होते हैं, है ना, वो फाइल बन के आती है और हमें उसमें अपना रोल नंबर सर्च करना होता है। तो क्या है कि वो जो रखने का तरीका है वो कहलाता है प्राथमिक की, ठीक है। दूसरा है फॉरेन की, यानी विदेशी कुंजी। अब फॉरेन की इज़ अ फील्ड वन टेबल दैट रिफर्स टू प्राइमरी की इन अदर टेबल। तो विदेशी कुंजी एक तालिका में वह फील्ड है जो दूसरी तालिका की प्राथमिक कुंजी को संदर्भित करती है। मतलब दूसरी तालिका मतलब कोई दूसरी टेबल है और उसमें प्राथमिक की का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये कहलाता है फॉरेन कुंजी, है ना, फॉरेन की। अब क्या है, ये दो तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग की जाती है, कि मतलब पहली तालिका का दूसरी तालिका के बीच में क्या संबंध है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है फॉरेन की, ठीक है। अब आता है इंटेंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब ER डायग्राम जिसको कहते हैं, उसके बारे में देखिए। हमने पिक्चर्स जो है बहुत समझने के लिए हमने इस्तेमाल किए हैं, तो इन पिक्चर्स के माध्यम से भी हम
ईजिली समझ सकते हैं। NER जो आरेख होता है, डायग्राम होता है, इकाइयों को उनके संबंधों का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है कि किसका किससे संबंध है। जैसे हमने इसमें दिखाया गया है कि कोई भी टेबल है तो हमने इस टेबल को जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेबल जैसे ये हो गई, ठीक है, ये ऐसे जुड़ के, है ना, ये यहाँ पे निकली है और इसका जैसे यहाँ से ये आई है। अब क्या है, ये सारी जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है, इंटरकनेक्ट हैं सारी। तो इसमें क्या रहेगा कि हमारा प्राथमिक की से दूसरी की जो फॉरेन की होती है उससे जो लोग हम लोग जुड़ सकते हैं आसानी से, और हमें जो है पता लग जाएगा कि बंदा जो है उसका कहाँ से क्या रिलेशन है, ठीक है। यह डेटाबेस संरचना को डिजाइन करने में भी मदद करता है, ठीक है। सबसे अब आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन या सामान्यीकरण। तो नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज डेटा टू रिड्यूस रिड्यूएंसी एंड इम्प्रूव इंटीग्रिटी। सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन क्या कहते हैं, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि पुनरावृत्ति कम हो जा सके और अखंडता में सुधार हो सके। क्या होगा कि जैसे पुनरावृत्ति जो होती है, एक ही डेटा कई बार जो है आ जाता है, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाती है, और अखंडता मतलब ट्रांसपेरेंसी जो होती है, इंटीग्रिटी जो होती है, वो दिख जाती है कि हमने जो है आपके साथ कुछ भी मतलब छुपाया नहीं है और गलत नहीं हुआ है आपके साथ, ठीक है। इट डिवाइड्स लार्ज टेबल्स इनटू स्मॉलर टेबल्स एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्या करती है कि यह बड़ी तालिकाओं को छोटे तालिकाओं में विभाजित करता है और उनके बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब छोटी तालिका का बड़ी तालिका से क्या संबंध है, बड़ी तालिका का छोटे तालिका से क्या संबंध है, ठीक है, उनको संबंध बड़े तालिकाओं को छोटे तालिका से मतलब छोटी तालिकाओं में बदल देता है, छोटे छोटे रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है, और उनके बीच में एक संबंध स्थापित कर देगा, ठीक है। ये कहलाता है सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो, इसमें अगर कोई भी आप सुझाव चाहते हैं या आप सुधार चाहते हैं कि आप ऐसे बताइए वैसे बताइए, जैसा भी आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, मतलब सामान्यीकरण के विभिन्न रूप कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो रिपीटिंग ग्रुप्स, मतलब इसमें कोई दोहराए जाने वाले ग्रुप नहीं होते हैं। दूसरा आता है सेकेंड नॉर्मल ग्रुप में क्या होता है कि कोई आंशिक निर्भरता नहीं होती है, मतलब एक दूसरे पे जो निर्भरता होती है वो नहीं होती है। थर्ड में क्या होता है, कोई परागमन निर्भरता नहीं होती है, कि मतलब नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसमें क्या रहेगा कि किसी डेटा का किसी भी डेटा के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू SQL है ना, इसके भी बारे में समझते हैं। SQL, पहले SQL के बारे में हम जो है समझते हैं। तो SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का उपयोग होता है डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। इस लैंग्वेज का SQL जो लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका उपयोग जो है डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और दूसरा मतलब इसी में क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर टास्क लाइक क्रिएटिंग टेबल्स, इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड रिट्राइवल डेटास, ठीक है। इसमें क्या है कि जो SQL का उपयोग जो है वो तालिकाओं को बनाने में, डेटा डालने में, अपडेट करने में और पुनः प्राप्ति करने जैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लेवल जो है, क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, इसका उपयोग डेटा को बनाने में, डेटा डालने में, उसका अपडेट करने में और पुनः प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब SQL कमांड्स क्या होती हैं उसके बारे में बताते हैं कि DDL सबसे पहले आती है। DDL ये कमांड है SQL की, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कमांड्स के बारे में समझते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले DDL जो है, DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब इसमें क्या है कि डेटा को बनाना, बदलना और हटाना, ठीक है। फिर आता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी इसमें क्या है कि
जैसे जो प्रबंधन होता है इसमें कि जोड़ना, अपडेट करना और हटाना, ठीक है। फिर आती है DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है कि अनुमति देना और अनुमति हटाना, कोई भी डेटा के लिए अनुमति देना कि हमें एक्सेस करने की अनुमति देना और उसको एक्सेस करने से रिमूव कर देना, ठीक है। अब आता है TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल यूनिट लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है कि पुष्टि करना और वापस लेना, कमिट और रोल बैक, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? पुष्टि करना और वापस लेने में, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे DDL के बारे में। DDL में क्या होता है कि सबसे पहले क्रिएट करेंगे, अल्टर करेंगे और ड्रॉप करेंगे, ठीक है। DDL में क्या है कि नई तालिका का या डेटाबेस बनाने के लिए हम DDL का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है अल्टर करेंगे, किसी मौजूदा तालिका को संशोधित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है जो किसी तालिका से डाटाबेस हटाने के लिए, मतलब कोई जो जो टेबल है उसमें हमने डेटा डाला है उसको हटाने के लिए भी हम DDL का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है DML। DML में क्या होता है कि DML जो होती है किसी तालिका में नया डेटा जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है अपडेट करने में, मतलब किसी टेबल में नया डेटा अपडेट करने के लिए भी होती है। और डिलीट करना में, मतलब DML जो है वो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। DCL, अब क्या है DCL का काम क्या होता है? ग्रांट और रिवोक करने के लिए। ग्रांट मतलब उपयोगकर्ताओं को एक्सेस अधिकार देने के लिए, और उपयोगकर्ताओं से एक्सेस करने का अधिकार जो है वो वापस लेने के लिए हम DCL का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आता है TCL। TCL जो है वो कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट, मतलब इसके काम क्या है कि कमिट करने में, रोल बैक करने में और सेव पॉइंट करने में। जैसे लेन देन के दौरान किए गए सभी परिवर्तनों को सहेजने के लिए, मतलब जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके परिवर्तन को मतलब जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसकी हिस्ट्री रखने के लिए TCL का इस्तेमाल किया जाता है। रोल बैक यानी लेन देन के दौरान किए गए परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए, मतलब हमने कोई भी परिवर्तन लेन देन के समय किया है उसको पहले जैसा करने के लिए भी TCL का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है सेव पॉइंट, मतलब लेन देन के भीतर एक बिंदु सेट करने के लिए जिससे वापस लौट सकें, मतलब ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो एक पॉइंट सेट होता है जिसके बाद अगर हम करेंगे तो लेन देन हो जाएगा, और अगर हमने वो उस पॉइंट के बाद में अगर हमने वापस ले लिया तो लेन देन नहीं होगा। इसके लिए TCL का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स, मतलब डेटाबेस उपयोगकर्ताओं के प्रकार। सबसे पहले आता है अंतिम उपयोगकर्ता यानी एंड यूज़र। तो एंड यूज़र किसको कहते हैं? तो एंड यूज़र में जो लोग सीधे डेटाबेस के साथ संपर्क करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं एंड यूज़र, मतलब अंतिम वाले, ठीक है। और दूसरा आता है DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटाबेस प्रणाली का मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो डेटाबेस एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तीसरा लास्ट आता है सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम विश्लेषक जो होते हैं वो डेटाबेस संरचनाओं की डिज़ाइन और योजना बनाते हैं, ठीक है। ये जो है क्या हो गए सारे टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स, मतलब डेटाबेस उपयोगकर्ताओं के जो प्रकार होते हैं। इसमें एंड यूजर, DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट जिसको बोलते हैं, ये सारे के बारे में हम बता चुके हैं। अब आते हैं DBMS वर्सेस फाइल सिस्टम, मतलब DBMS क्या है और फाइल प्रणाली क्या है। तो इन फाइल सिस्टम में क्या होता है
कि फाइल प्रणाली में डेटा फाइलों को बिना सुरक्षा के संग्रहित किया जाता है। मतलब इनमें जो है फाइल जो है डेटा को हम बिना सुरक्षा के संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। और डीबीएमएस में क्या होता है कि डीबीएमएस में सुरक्षा, स्थिरता और अखंडता के साथ संग्रहित की जाती है कोई भी फाइल। ठीक है, डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं? सुरक्षा के साथ, संग्रहता के साथ, मतलब स्थिरता के साथ और अखंडता के साथ हम डेटा को स्टोर करते हैं डीबीएमएस में। ठीक है, अब आता है ट्रांजैक्शंस इन डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस में लेन देन। तो ए ट्रांजैक्शन इज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन एज ए सिंगल लोकल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। मतलब लेन देन कार्यों का एक क्रम है जिसे एक एकल तार्किक इकाई के रूप में निष्पादित किया जाता है। मतलब जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, हमने जैसे सैलरी को हमने दिया है सारे वर्कर्स के साथ, ठीक है, सैलरी हम साझा करते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि एक तार्किक इकाई के रूप में निष्पादित किया जाता है डेटा को। ठीक है, हमने आपको इतनी दी, किसी अन्य एम्प्लॉय को इतनी दी, ऐसे हम जो है इसमें एक टेबल के रूप में हम बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या होता है, बैंक ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। जैसे एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का स्थानांतरण जो होता है वो एक टेबल में स्टोर होता है और आपका डेटा वहाँ से मिल जाएगा कि इस अकाउंट में इतने पैसे गए हैं, इस डेट में गए हैं, इस समय पे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड ACID प्रॉपर्टीज़, है ना, ACID प्रॉपर्टीज़। तो ACID प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जैसे A मतलब एटॉमिसिटी, C मतलब कंसिस्टेंसी, I मतलब आइसोलेशन और D मीन्स ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी जो होती है, सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हों या कोई भी ना हो। मतलब या तो सभी कार्य पूरे हों या फिर एक भी ना हो। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सुसंगता। सुसंगता जो होती है, लेन देन के बाद डेटाबेस एक सुसंगत स्थिति में होना चाहिए कि जैसे जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो ऐसा नहीं है कि इधर उधर फैले हुए हैं, कि हमने एक अकाउंट का तो डेटा यहाँ पे है, दूसरे अकाउंट का डेटा कहीं और है, वो मिल ही नहीं रहा। मतलब उनमें क्या है कि जितने भी आपके यूज़र्स हैं उन सब का डेटा एक मतलब सुसंगत तरीके से होना चाहिए। तीसरा है आइसोलेशन, मतलब आई फॉर आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है? पृथक्करण। मतलब लेन देन स्वतंत्र रूप से बिना हस्तक्षेप के होते हैं। मतलब जो लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से होते हैं और बिना किसी हस्तक्षेप के किए जाए। ठीक है, अब आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स स्थायित्व। एक बार पूरा होने पर लेन देन में किए गए परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार अगर आपका लेन देन हो गया मतलब आपके डेटाबेस में वो सेव हो जाता है, फिर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। अब आता है कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल्स इन डीबीएमएस, मतलब समकालिकता नियंत्रण। ठीक है, तो समकालीनता यानी कंकरेंसी जो होती है वो एक साथ होने वाले कार्यों को बिना टकराव के प्रतिबंधित करते हैं, है ना, प्रबंधित करते हैं। मतलब एक साथ कई कार्य हो रहे हैं, आप अलग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम अलग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कई कार्य एक साथ हो रहे हैं, लेकिन उनको जो है बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, टकराव उनके बीच में नहीं होना चाहिए जिससे डेटाबेस में गड़बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट इंश्योर्स द डेटाबेस रिमेन्स एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। यह सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस सटीक और सुसंगत बना रहे। ठीक है, अब आता है बैकअप एंड रिकवरी इन डीबीएमएस। ठीक है, बैकअप और रिकवरी की बात करते हैं। तो बैकअप का अर्थ है डेटा की एक प्रति बनाना ताकि नुकसान से बचाया जा सके। मतलब एक जो है कॉपी बना देते हैं, है ना, और क्या करेंगे जिससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, कि मतलब एक कॉपी अगर आपकी गड़बड़ तो दूसरी आपके पास है। ठीक है, ये तो हो गया बैकअप। और रिकवरी में क्या होता है? रिकवरी का मतलब होता है क्रैश या विफलता के बाद डेटाबेस को बहाल करना। मतलब कैसे भी अगर क्रैश हो जाता है हमारा डेटाबेस, है ना, और हमारी फाइल्स कहीं गायब गुम हो जाती हैं तो उनको आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस सिक्योरिटी।
डेटाबेस सुरक्षा की बात करते हैं। तो डेटाबेस सुरक्षा में डेटा को अनाधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से बचाना शामिल होता है। मतलब इनमें अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज जो है नहीं हो सकता। ठीक है। अब क्या है कि टेक्निक्स इंक्लूड एथेंटिकेशन, इंक्रिप्शंस एंड एथोराइजेशन। ठीक है, कि तकनीकों में प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शंस और प्राधिकरण शामिल होते हैं। क्या होता है कि इसमें कि जो है हम जो है ऑथेंटिकेशन की ऑथेंटिक चीज़ें जो है हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इनक्रिप्शन, मतलब हमारा डेटा कहीं लीक नहीं हो सकता। और क्या है कि ऑथराइजेशन, कि जो ऑथराइज पर्सन है वही सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये जो है डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। अब आता है ऑथराइजेशन एंड ऑथारिकेशन ऑथेंटिकेशन। जो प्राधिकरण और प्रमाणीकरण का मतलब हम समझते हैं यहाँ पे कि प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करता है और जो प्रमाणीकरण होता है वो संसाधनों तक पहुँचने की अनुमति देता है। प्रमाणीकरण क्या करता है? उपयोगकर्ता की पहचान करता है। ठीक है, उपयोगकर्ता की पहचान करता है यानी पुष्टि करता है कि जो उपयोगकर्ता यूजर है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, और क्या करता है प्राधिकरण? प्राधिकरण जो है ये संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है। मतलब जो ऑथराइजेशन होता है वो क्या करता है? पहचान करता है। और अथेंटिकेशन जो होता है वो संप्रसाधन तक पहुंचने की अनुमति देता है। ठीक है, बोथ आर इसेंशियल फॉर डेटाबेस सिक्योरिटी। मतलब दोनों जो ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन जो होता है डेटाबेस सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए, अगर इसमें सुरक्षित नहीं होंगे तो कोई भी इसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। हमने कोई भी डेटा सेव कर रखा है, ठीक है, और हमारी फाइल अगर आप देख लेंगे तो हमारा निजीकरण से वैसा हो जाएगा और आप उसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑथराइजेशन जो होता है वो पहचान करता है यूज़र की। ठीक है, जैसे थंब इम्प्रेशन से, आई कांटेक्ट से, और आपने जो भी पासवर्ड सेव कर रखा उसकी पहुंचवान से पुष्टि करता है। ठीक है, दूसरा है प्रमाणीकरण में क्या होता है कि संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है कि जो आप संसाधन मतलब जो भी आपने फाइल्स जो भी सेव कर रखी हैं तो उसको तक पहुंचने के लिए ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आता है डेटा रेजुएंसी यानी डेटा पुनरावृत्ति किसको कहते हैं? तो डेटा पुनरावृत्ति तब होती है जब एक ही डेटा कई स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। मतलब एक ही फाइल अलग अलग ड्राइव्स में आपने सेव कर दी तो उसका है पुनरावृत्ति हो जाती है। और क्या है डीबीएमएस क्या करता है? रिड्यूस रिड्यूएंसी एंड सेंट्रलाइजिंग डेटा स्टोरेज। डीबीएमएस डेटा भंडारण को केंद्रीकृत करके पुनरावृत्ति को कम कर देता है। ये क्या करता है? सेंट्रलाइज कर देता है और रिड्यूएंसी को कम कर देता है। ठीक है, जिससे डेटा की जो वो होती है पुनरावृत्ति उसको उसमें वो पुनरावृत्ति नहीं हो पाती है। मतलब एक फाइल आपको एक ही जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक जगह मिली फिर दूसरी जगह फिर वही, है ना। ये जो है डीबीएमएस उसको कम कर देता है। अब डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी यानी डेटा अखंडता किसको कहते हैं? तो डेटा इंटीग्रिटी डेटा के जीवन चक्र के दौरान उसकी सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करती है। क्या करती है? कंसिस्टेंसी और एक्यूरेंसी को सुनिश्चित करती है। और क्या करती है डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी जो है अखंडता बाधाएं वैध डेटा बनाए रखने में मदद करती है। इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स इन डीबीएमएस हेल्प मेंटेन एंड वैलिड डेटा। मतलब क्या है कि जैसे वैलिड डेटा को मेंटेन करती है। ठीक है, इंटीग्रिटी के माध्यम से। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यानी वितरित डेटाबेस किसे कहते हैं? तो वितरित डेटाबेस कई भौतिक स्थानों मतलब एक डेटा को कई भौतिक स्थानों में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करा कि एक ही डेटा जैसे कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको हमने कई स्थानों पे स्टोर कर रखा है। जिससे क्या है कि एक स्थान पे अगर हम नहीं पहुंच सकते, हम दूसरी जगह पे हैं, तो हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है इट इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। यह जो है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती है वो क्या करता है? विश्वसनीयता, उपलब्धता और प्रदर्शन में सुधार करता है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने ऑफिस में हमारा कंप्यूटर है तो वहीं पे हम पहुँचे, तो हमने क्या करा डेटाबेस को एक अलग डिवाइस में स्टोर कर लिया। हमने जहाँ पे भी हम जा रहे हैं
या हम पहुंच रहे हैं तो हम उसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या आता है डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउस एक केंद्रीकृत भंडार होता है जहां बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण के लिए संग्रहित किया जाता है। ठीक है। तो डेटा वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि डेटा को एक बड़े पैमाने पे जहाँ पे सारे डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसका मुख्य उपयोग व्यापार, बुद्धिमत्ता और रिपोर्टिंग के लिए होता है कि जैसे व्यापार कर रहे हैं हम। ठीक है। तो हमारा जो मतलब छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, एमएसएमई, है ना, वो क्या करते हैं, उनका डेटा एक जैसे भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है या कोई भी मध्य प्रदेश सरकार है, ये सारी जो हैं वो डेटा को एक साथ सुरक्षित करती हैं कि ये बंदा यहाँ पे व्यापार कर रहा है, दूसरा बंदा कहीं पे भी व्यापार कर रहा है। तो इन सबको डेटा वेयर हाउसिंग कहा जाता है। अब क्या है डेटा माइनिंग यानी डेटा खनन। डेटा खनन किसको कहते हैं? डेटा खनन बड़े पैमाने पर डेटा से पैटर्न और ज्ञान खोजने की प्रक्रिया को कहते हैं डेटा खनन। मतलब डेटा खनन जो होता है वो उस पैटर्न से उससे ज्ञान खोजने की प्रक्रिया कहलाती है डेटा खनन। यह निर्णय लेने और भविष्यवाणियों में मदद करता है कि जैसे हमने क्या करा, डेटा को स्टोर करा। ठीक है। अब एक सोने का भाव बढ़ता है घटता है। ठीक है। वो क्यों होता है कि जैसे हम सोने का क्या है कि आपके क्षेत्र में कितने सोने की कब किस समय बिक्री हुई। ठीक है। हमारे क्षेत्र में कब सोने की बिक्री किस समय पे बढ़ी, किस समय पे घटी, तो उसका एक रिकॉर्ड रहता है उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के पास। ठीक है। सबके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो उससे क्या पता चलता है भारत सरकार को कि इस टाइम पे जैसे कोई भी सीजन आता है, शादियों का सीजन हो गया, अभी तो शादियों के सीजन चल रहे हैं, तो इसमें क्या रहेगा कि शादी के समय पे क्या होता है, सोने का एकदम से खरीदारी बढ़ जाती है, कपड़ों की एकदम से खरीदारी बढ़ जाती है। तो सरकार क्या करती है उस समय पे किसी भाव को बढ़ा सकती है और घटा सकती है एक सीमित समय के उसके अंतराल में। जैसे हमने क्या करा कि दिवाली के समय पे पटाखे की आवश्यकता होती है या होली के समय पे शराब ज़्यादा बिकती है। तो क्या होती है, इससे हमें पता लगता है कि कौन से समय पे क्या इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो सब जो है एक बड़े पैमाने पे स्टोर किया जाता है। किसके माध्यम से? डीबीएमएस का। डीबीएमएस होता ही इसीलिए है। ठीक है। अब क्या है बिग डेटा एंड डीबीएमएस। बिग डेटा और डीबीएमएस मतलब जो बिग डेटा अत्यधिक बड़े डेटा सेट्स में निपटता है, इन्हें पारंपरिक डीबीएमएस आसानी से संभाल नहीं सकता। तो जो बड़े डेटा होते हैं, ठीक है, जैसे शेयर मार्केट्स वगैरह होते हैं, तो इनमें क्या होता है डीबीएमएस में अपडेट होना आवश्यक होता है कि जो बड़े डेटा होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। ठीक है। और ये पारंपरिक जो मतलब एज यूजुअल जो डीबीएमएस सिस्टम जो होता है वो चलता है, उनको संभालने में दिक्कत होती है। तो इनमें अपडेट्स ज़रूरी होते हैं। जैसे तकनीकों का उपयोग बिग डेटा के लिए किया जाता है, तो उसमें क्या है, कौन कौन सी तकनीक हो गई? हैडूप, NoSQL जैसी जो SQL जो हमने बताई थी, वो तकनीक्स जो होती हैं वो क्या है कि बड़े डेटा को एक साथ समझने में, स्टोर करने में मदद करती हैं। ठीक है। अब क्या आता है क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस जैसे हर कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज होती है ना, मोबाइल में क्लाउड स्टोरेज होती है। क्लाउड डेटाबेस एक क्लाउड कंप्यूटिंग पर प्लेटफॉर्म पर संग्रहित होता है और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जो कि इंटरनेट जब भी हमें इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने डेटा को देख सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि अमेजन RDS, गूगल क्लाउड्स, है ना, SQL एट्सेट्रा। नेक्स्ट है समरी ऑफ डीबीएमएस। मतलब अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, उसको समराइज करके बताते हैं कि डीबीएमएस जो है कुशलतापूर्वक, सबसे बड़ी बात डीबीएमएस का इस्तेमाल क्या है। देखिए इतना सब कुछ हमने बताया है, डिटेल में बताया है। डिटेल में बताने का मतलब है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आना चाहिए कि किसका इस्तेमाल क्यों होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ठीक है।
इसलिए बताते हैं कि आप उसको ब्रीफ में समझ सकें। अब इसको अगर हम समराइज ढंग से बताएंगे तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है डीबीएमएस, इसका उपयोग जो है कुशलतापूर्वक डेटा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने में, स्टोर करने में, सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। बस बात ख़त्म, सिंपल था। डीबीएमएस का मतलब हो गया कि डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना, उसका मैनेजमेंट करने के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए, और क्या है कि जो पुनर्प्राप्ति होती है यानी रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये आधुनिक उपयोगों और व्यवसायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करते हैं कि जो व्यवसाय होते हैं उन सब में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंपल सा डीबीएमएस का इस्तेमाल हो गया ये। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करने के लिए हमारे चैनल को स्टडी विद इंट्रोवर्ट को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।